आज 25 नवंबर है और तांपरे में जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर ज़रा डिटेल में चेक करें तो -15 फील्स है। तो जी शदीद जो ठंड है उसका टाइम आ गया है। फिनलैंड का जो स्पाउस वीज़ा है उसका जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है जो एक नॉर्मल सिंगल एप्लीकेंट का है। तो सारा जो प्रोसेस है वो एडमिशन से स्टार्ट होगा। हस्बैंड और वाइफ में से एक बंदा जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करे, या दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एक का भी एडमिशन हो जाता है या दोनों का भी हो जाता है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम केस बन जाता है। बट अगर दोनों में से किसी एक का एडमिशन है तो उसके बाद जो फिर रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस है उसमें लोगों की डिफरेंट अप्रोच होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह उठे हैं तो पता चला है कि जो टेम्परेचर है वो -10 है और जो फील है टेम्परेचर की वो -15 है। तो फिनलैंड में अब जो शदीद सर्दी वाला टाइम है वो आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है, जिसमें टेम्परेचर -15 -20, या जिस सिटी में मैं हूँ तांपरे में, यहाँ पे -25 तक भी जाता है कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि -25 कोई पूरा महीना रहेगा या 3-4 हफ्ते रहेंगे। कुछ दिन आते हैं जिसमें टेम्परेचर -20 टू -25 जाता है। और अगर फिनलैंड के नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पे -40 -50 तक भी टेम्परेचर जो है वो इस टाइम पे जाएगा। और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से भी पूछते हैं कि इस तरह के मौसम में तो रहना बहुत मुश्किल है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ, मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इसकी एज सच हमें आदत नहीं होती। क्योंकि जिस टेम्परेचर से हम आते हैं वो 0, 1 या -1 -2 डिग्रीज तक होता है। बट जब यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं तो जैसे मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बता रहा हूँ कि इस टाइम -15 है टेम्परेचर की फील। तो ये अच्छी खासी ठंड है। इस टाइम मेरी जो दाढ़ी और मूँछों के बाल हैं वो जमना शुरू हो गए हैं। और इससे जब थोड़ा ज़्यादा और टेम्परेचर जाता है तो अगर आप 3-4 मिनट के लिए बाहर खड़े होंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अच्छी खासी ठंड है। आसान नहीं है ये टेम्परेचर, बट ये है कि कुछ टाइम के लिए आता है। आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि इम्पॉसिबल है। सारी दुनिया रहती ही है इन टेम्परेचर्स में भी। ये बात ज़रूर है कि यहाँ के जो लोकल हैं वो सारी ज़िंदगी इस वेदर में रहे हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या उनकी जो एडजस्टमेंट है इस टेम्परेचर के साथ, वो तो ऑटोमेटिकली शुरू से ही हो जाती है। बट हम क्योंकि जहाँ से आते हैं वहाँ पे 0, 1 या -1 टेम्परेचर होगा, तो वहाँ से ऐसी जगह पे आना जहाँ पे -20 -30 है, तो वो आसान एडजस्टमेंट नहीं है। बट ये है कि विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। इस टाइम पीछे आप देख सकते हैं कि सारी जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। अभी वैसे अगर बर्फ़ की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। ये कुछ दिन पहले ही पड़ी थी बर्फ़, उससे बाद नहीं पड़ी। तो बर्फ़ अभी बाकी है, अभी और पड़नी है बर्फ़। काफ़ी सारे लोग मुझसे स्पाउस वीज़ा के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उस हवाले से बताएं कि क्या प्रोसेस है अगर हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है फ़िनलैंड का। तो इसमें कोई एज सच डिफरेंट चीज़ नहीं है। आपका जो सारा प्रोसेस है वो एडमिशन से ही स्टार्ट होगा। तो हस्बैंड या वाइफ में से एक ने एडमिशन लेना है फ़िनलैंड में। वो कोई भी डिग्री हो सकती है, बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, पीएचडी है, या इवन वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो आपने एडमिशन लेना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर डिफरेंट केसेस हैं कि जब आपका एडमिशन हो जाता है और उसके बाद आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, तो उसमें डिफरेंट लोगों की जो है वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। सबसे पहला केस ये है कि आप दोनों एक साथ जो है वो रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आप एक साथ फिर फिनलैंड मूव होते हैं। फिनलैंड का जो स्पाउस वीज़ा है उसका जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है जो एक नॉर्मल सिंगल एप्लीकेंट का है। तो सारा जो प्रोसेस है वो एडमिशन से स्टार्ट होगा।
हस्बैंड और वाइफ में से एक बंदा जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करे, या दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एक का भी एडमिशन हो जाता है या दोनों का भी हो जाता है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम केस बन जाता है। बट अगर दोनों में से किसी एक का एडमिशन है तो उसके बाद जो फिर रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस है उसमें लोगों की डिफरेंट अप्रोच होती है। तो पहला केस ये है कि दोनों में से किसी एक का एडमिशन होता है और आपको एडमिशन ऑफर आ जाता है किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला। इसके बाद के प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि वीज़े का जो केस है वो किस तरह से होगा। तो जब एडमिशन मिल गया उसके बाद जो पहला केस है वो ये है कि आप कलेक्टिवली रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे, मतलब हस्बैंड और स्पाउस दोनों अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको जाना अबू धाबी ही पड़ेगा, जो फिनलैंड की एम्बेसी है वहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है एप्लीकेंट की वो 6,720 यूरो की है। बट जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको 8,400 यूरोज जो है वो स्पाउस के लिए शो करने पड़ेंगे बैंक स्टेटमेंट में। तो कलेक्टिवली फिर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 6,720 यूरो प्लस 8,400, तो ये आई थिंक 15,000 16,000 यूरो तक बात चली जाती है इस केस में। तो वो लोग जो कलेक्टिव इतनी बैंक स्टेटमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आके भी जो दोनों का खर्चा होना है उस चीज़ को अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह भी लोग आते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो जो सेकंड केस अभी मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और अगर मुझसे भी पूछा जाए कि इन दोनों में से मैं क्या प्रेफर करूंगा तो ये जो सेकंड ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा मैं भी यही प्रेफर करूंगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि जब दोनों में से एक का एडमिशन हो गया तो उसके बाद सिर्फ वही एप्लीकेंट अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करे। फॉर एग्जांपल हस्बैंड का एडमिशन हुआ है तो वो अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करे, और जब उसको रेजिडेंस परमिट मिल जाए तो वो फिनलैंड मूव हो जाए, और उसके फिर कुछ महीने के बाद आप जो है वो अपनी स्पाउस का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6,720 यूरो की दिखानी पड़ेगी। आपको जो 8,400 यूरो की बैंक स्टेटमेंट है वो उस तरीके से नहीं शो करनी पड़ेगी जैसे आपको पहले केस में जब आप कलेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा ये होगा कि जो हस्बैंड है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे मूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 6-8 महीने के बाद अगर वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम तक सेटल डाउन हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे जॉब होगी उसके पास तो वो उस बेस पे अपनी जो स्पाउस है उसको यहाँ पे बुला सकता है। मतलब ये है कि वो रेजिडेंस परमिट उसी बेस पे अप्लाई करे। तो जो पहला बंदा यहाँ पे मूव हुआ है वो ये 6-8 महीने में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से सेटल डाउन हो जाएगा, थोड़ी सी स्टडी भी प्रोग्रेस में आ जाएगी, और हो सकता है कि तब तक उसको जॉब भी मिल जाए। तो जब उसके बाद वो अपनी स्पाउस का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेगा तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उसको आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल उसके पास जब जॉब होगी यहाँ पे और फिर उसके बाद वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेगा अपनी स्पाउस का, तो वो एज अ स्पॉन्सर एक्ट करेगा। तो उस केस में आप अपनी नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट दिखाएंगे, अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह दिखाएंगे कि आपके पास रनिंग जो इनकम है वो आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें उस हवाले से सेटल डाउन हो जाएंगी। जबकि जो पहला केस था उसमें जब आप दोनों यहाँ पे मूव होंगे या इवन अगर आपके बच्चे भी हैं और आप उनके साथ मूव होंगे तो आपके खर्चे एकदम से जहाँ एक बंदे के होने हैं वहाँ 2-3 बंदों के होंगे। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शुरू का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आपने जॉब भी सर्च करनी है, फिर आपने स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी है, और फिर आपकी फैमिली भी यहाँ पे है जो आप पे डिपेंड कर रही है। तो इस वजह से जो सेकंड केस है अगर मुझसे पूछा जाए, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि दोनों में से एक बंदा पहले यहाँ पे मूव हो जाए और कुछ महीनों के बाद वो यहाँ पे थोड़ी सी जॉब वगैरह ढूंढ ले, अपार्टमेंट वगैरह में सेटल डाउन हो ले, उसके बाद फिर वो अपनी स्पाउस का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करे और फिर वो यहाँ पे मूव हो जाए। तो ये दो केसेस हैं जो स्पाउस वीज़ा के हवाले से आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब दोनों में से एक मूव होता है यहाँ पे तो उसके कुछ महीनों के बाद, फॉर एग्जांपल अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेटल डाउन हो गए, जॉब वगैरह मिल गई, तो उसके बाद आप अपनी स्पाउस का विजिट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं फ़िनलैंड के लिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर जब आपकी स्पाउस यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाए तो उसके बाद फिर आप यहीं पे रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट लेके अपनी स्पाउस का भी जो रेजिडेंस परमिट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी स्पाउस रेजिडेंस परमिट के हवाले से या स्पाउस वीज़ा के हवाले से। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल गई होगी कि फ़िनलैंड में अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके क्या केसेस हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो -15 और -20 में वीडियो बनाना आसान नहीं है।
तो वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रा जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।